नमस्कार दोस्तों। आज है 1 फरवरी 2022। 1 फरवरी 2022 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण में, उन सभी न्यूज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप से इसका PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला न्यूज। पहला न्यूज है कि खर्च में कोताही नहीं करेगी सरकार। तो वित्त मंत्री के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 आपके संसद में पेश किया गया है और उसमें बताया गया है कि अगले वित्त वर्ष बोलने का मतलब है 2022-23 में 8.5% रह सकती है विकास दर। मतलब कि जो 2022-23 में विकास दर कितना रहेगा भारत का, तो 8.5% रहेगा। जबकि वर्तमान में जो चल रहा है 2021-22 में, इसमें विकास दर कितना रहेगा, तो 9.2% आपके भारत का विकास दर रहेगा। इसमें बताया गया कि जो 8.5% विकास दर भारत का क्यों रहेगा, उसके पीछे क्या कारण है। तो इसमें कारण गिनाया गया है कि जो भारत में रिकॉर्ड टीकाकरण किया गया है, समान होती आपूर्ति श्रृंखला, कि भारत में जो आपूर्ति श्रृंखला है वो समान हो गई है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय भी आपके कारगर साबित हो रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को आप डिटेल से देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में 3.9% की दर से विकास होगा, जो आगामी वित्त वर्ष के विकास में सहायक होगा। 91 करोड़ लोगों को टीका की एक डोज लगाई जा चुकी है और 66 करोड़ लोगों को जो है दोनों डोज लगाया जा चुका है। मतलब कि जो 91 करोड़ लोग हैं उनको एक डोज लगाया गया है और 66 करोड़ जो लोग हैं उनको दोनों डोज लगा दिया गया है। निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है और कुल खपत में चालू वित्त वर्ष में 7% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। पिछले वित्त वर्ष में प्रभावित करने वाले सेवा क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में 8.2% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में जो है 11.8%, तो उत्पादन में 12.5% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। आत्मनिर्भर को लेकर 2 वर्षों में उठाए गए कदमों का अब जो है उसका असर दिखने लगा है। इसीलिए बताया गया है कि जो 2022 और 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पर विकास दर कितना होगा, तो 8 से 8.5% तक आपके भारत का विकास दर हो सकता है। उसके बाद है कि आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बताया गया है कि जो कच्चा तेल है उसका अंतर्राष्ट्रीय दाम आगामी वित्त वर्ष में $70 से $75 प्रति बैरल रह सकता है। $70 से $75 प्रति बैरल रह सकता है। अगर $70 से $75 से ज़्यादा प्रति बैरल तेल का दाम बढ़ जाता है तो भारत में महंगाई भी बढ़ सकती है। अर्थव्यवस्था की बुलंदी की तस्वीर के बारे में देख लीजिए कि पिछले वित्त वर्ष के अप्रैल नवंबर के मुकाबले चालू वित्त वर्ष जो चल रहा है अभी, अप्रैल नवंबर में कुल राजस्व प्राप्तियों में कितना 67.2% की आपकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जो आप समझ रहे हैं यहाँ पर चालू वित्त वर्ष मतलब क्या हो, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए 2021 और 22 का वित्त वर्ष, ठीक है, उसमें जो कुल राजस्व प्राप्ति में 67.2% की आपकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टैक्स के मद में मिलने वाले राजस्व में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 50% की आपकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा GDP का 6.8% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में ये घाटा जो है 9.2% रहा था। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल और नवंबर के बीच पूंजीगत खर्च में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी, तो राज्यों के पूंजीगत खर्च में जो है 67% की आपकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उसके बाद यहाँ पर यह देखना है कि आर्थिक सलाहकार ने कहा कि बढ़ाकर नहीं लगाया गया है अनुमान। मतलब कि जो कुछ इकोनॉमिस्ट है वो बोल रहे हैं कि भारत का विकास दर जो है 8 से 8.5% तक नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारे आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम क्या है, B अनंत नागेश्वर, इनके द्वारा बोला गया है कि नहीं, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है रिकवरी कर रही है तो भारत जो है 8 से 8.5% आपकी वृद्धि दर्ज करेगा। और इनके द्वारा तर्क दिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक
वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही बोला गया है कि जो भारत का विकास दर है 9 के आसपास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि चुनावी सभाओं में 1000 तक लोग हो सकेंगे शामिल। चुनाव आयोग ने रोड शो जुलूस पर प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। साथ ही 20 लोगों के साथ घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट है कि जारी रहेंगे आर्थिक सुधार, गरीबों को शीर्ष वरीयता। रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद है कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति हैं। संसद के बजट सत्र की शुरुआती जो भाषण होता है, अभिभाषण किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इनके द्वारा बोला गया अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा, भारत फिर बना विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद विदेशी निवेश, निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा का किया गया है जिक्र। तो जो विदेशी निवेश है कितना आया है, तो जो विदेशी निवेश है 48 अरब डॉलर आपके आया है। कितना? 48 अरब डॉलर आया है 2021 के 7 महीने में। उसके बाद है कि निर्यात, कितना निर्यात किया गया है, ये सबसे अधिक निर्यात किस देश को किया गया है, तो इसमें आपको याद रखना है कि करीब 22 लाख का निर्यात किया गया है। करीब 22 लाख का आपके भारत के द्वारा निर्यात किया गया है। और सबसे अधिक निर्यात किसे किया गया है, तो अमेरिका को सबसे अधिक निर्यात किया गया है। और सबसे अधिक आयात कहाँ से किया गया है, तो चीन से सबसे अधिक आयात किया गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा, तो भारत का वर्तमान में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो वर्तमान में जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 630 अरब डॉलर है। कितना है? 630 अरब डॉलर है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि युवाओं के नेतृत्व में आकार ले रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेज़ी से वैश्विक पटल पर बना रहा पहचान। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत में जो कुछ स्टार्टअप हैं वो यूनिकॉर्न कंपनी बन गए हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बन गए हैं। तो भारत करीब जो आपके 40 जो स्टार्टअप थे अब यूनिकॉर्न का रूप ले लिए हैं। इनके जो संपत्ति है, इन जो 40 आपके स्टार्टअप थे, इनकी अब संपत्ति है 7400 करोड़ रुपया सबके अधिक हो गया है। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र या संकल्प के साथ जो है सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण करना इस सरकार का आपके लक्ष्य है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ को लिखा गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के माध्यम से भारत का विकास करना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। उसके बाद नीचे में देखिए आप यहाँ पर सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर वोटिंग में अनुपस्थित रहा भारत। तो जो आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार तनाव चल रहा है, तो उसी मुद्दे पर जो सीमा विवाद था उस पर चर्चा करने के लिए रूस की तरफ से आपके मतदान करवाया गया था, लेकिन भारत जो उसमें अनुपस्थित रहता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने अस्थाई मेंबर हैं, तो जो परिषद है उसमें 5 आपके अस्थाई मेंबर है। 5 अस्थाई मेंबर कौन कौन है, तो यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रसिया है और चाइना है। इसे 5 आपको याद रखना है और 10 आपके अस्थाई मेंबर हैं। इसमें आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई राजदूत कौन है, नाम याद रखिएगा, इनका नाम पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इनका नाम है टीएस त्रिमूर्ति। क्या नाम है? टीएस त्रिमूर्ति इनका नाम है। तो इतना आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि पीएम का सांसदों से आग्रह, खुले मन से करे चर्चा। तो आज बजट पेश होगा और उस पर प्रधानमंत्री मोदी आग्रह कर रहे हैं सांसद से कि आप खुले मन से चर्चा कीजिए। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा से 5 गुना बढ़ेगी प्रति व्यक्ति आय। ये किसके द्वारा बोला गया है, तो जो आपके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के द्वारा बोला गया है कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो बिहार के जो लोग हैं इनकी आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। जो भी 50,000 है इस सीधे 5 गुना इसका हो जाएगा। इनके द्वारा उदाहरण दिया जाता है कि उत्तराखंड और सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो इनकी आमदनी जो है 5 गुना बढ़ गई है। लेकिन बिहार को जो है विशेष राज्य की दर्जा देने की कोई भी मांग तो उठती रहती है, लेकिन केंद्र सरकार कोई ध्यान देती इस पर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि टाटा को मिले एक और सरकारी कंपनी। तो कौन सी सरकारी कंपनी मिले इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उस कंपनी का नाम है, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को जो है 12,100 करोड़ रुपये में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को आपके बेचने का प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दिया है। तो आपको याद रखना है
जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड है, ये किसे बेचा जा रहा है? तो टाटा को बेचा जा रहा है। कितना में बेचा जा रहा है? तो 12,100 करोड़ रुपये में आपके बेचा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि महिलाओं को लेकर देश की नीतियों हुई अधिक संवेदनशील, किसके द्वारा बोला गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बोला गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि भारत में मातृत्व अवकाश जो है पहले 20 सप्ताह था, इसे बढ़ा के 26 सप्ताह कर दिया गया है। साथ ही जो विवाह करने की आयु है, जो पहले 18 वर्ष थी, उसे अब 21 वर्ष करने की बात की जा रही है महिलाओं की। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो जे अंजारिया थे। इनका कार्यकाल जो 1956 से 1961 तक इनका कार्यकाल रहा था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये भी आपके भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहते हैं और इनका कार्यकाल 1972 से 1976 तक इनका कार्यकाल रहता है। नई फसल अपनाने वालों को आम बजट में मिलेगी विशेष लाभ। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बीते वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी क्या है? बढ़ी है। दलहन, तिलहन, बागवानी, पशुधन, डेयरी व मत्स्य क्षेत्र से कृषि विकास को रफ्तार मिलेगी। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलने की भी संकेत दिया गया इस बजट में। 2015-16 से 2020-21 के दौरान जो है देश में तिलहन फसलों को प्रोत्साहन मिला है। इसका मतलब है कि 43% की वृद्धि दर्ज की गई है तिलहन फसलों के उत्पादन में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि में निजी निवेश बढ़ाने पर आपके जोर रहेगा सरकार का। पूंजीगत निवेश से ही दौड़ेगी खेती की गाड़ी। निजी निवेश को बढ़ाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एग्री वैल्यू चेन में जो है नई टेक्नोलॉजी की सख्त दरकार है। यहाँ पर देखिए एक आपका ग्राफ बनाया गया है और इसमें बताया गया है कि कृषि और संबंध क्षेत्र की वृद्धि आपको दिखाया गया है। 2016-17 में जो कृषि का जो वृद्धि था 6.8% था, 2017-18 में 6.6% था, 2018 और 19 में जो कृषि का विकास दर बहुत ही कम हो गया, 2.6% हो गया था। जबकि 2021-22 में कृषि का विकास दर कितना है? तो 3.9% है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। आपसे अगर यूपीएससी का जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें पूछेगा, ट्रेंड पूछेगा कि 5 साल से जो कृषि का वृद्धि दर है लगातार घट रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इस प्रकार का ट्रेंड पूछता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार का ट्रेंड आप लोग को समझना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि उपयुक्त टेक्नोलॉजी वाली कृषि मशीनरी तैयारी करने की ज़रूरत, मतलब कि जो कृषि है वहाँ पर जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से ही किसानों के आय जो है डबल किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा भी गया है इनकी ज़रूरत है। नैनो टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइजर के साथ जो है सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित विभिन्न प्रणालियों की ज़रूरत है कृषि में। ड्रोन और आधुनिक इनोवेशन वाले स्टार्टअप को भी समर्थन देने की ज़रूरत है। किसानों की आय बढ़ाकर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में निर्यात को बढ़ावा देने की, इससे कि जो किसान अभी जो भारत के कृषक हैं एक तरीके से जीवन निर्वाह कृषि करते हैं, लेकिन किसान को अगर आय आपको बढ़ाना है तो न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करना है और किसान को जो है प्रमोट करना है निर्यात करने के लिए। ठीक है, किसान को जो है प्रमोट करना है निर्यात करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि किसान इतना उत्पादन करे ताकि उससे खाने के लिए भी बच जाए और बाहर वो बेच भी सके, तभी किसान का आय बढ़ सकता है। उसके बाद है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के क्षेत्र में निजी निवेश की संभावनाओं को भी खंगालने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कि सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर कई उद्योग, भारत के बहुत से जो उद्योग हैं सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भर हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत सबसे अधिक जो है आयात किस देश से करता है? तो सबसे अधिक जो आयात है भारत चीन से करता है। सबसे अधिक निर्यात भारत किस देश को करता है? तो यूएसए को सबसे अधिक निर्यात करता है। भारत का जो व्यापारिक घाटा है 2021 के अवधि में किस देश से सबसे अधिक रही? तो चाइना से सबसे अधिक रही। और कितना रहा? तो 43.4 अरब डॉलर आपके व्यापार घाटा भारत का रहा चीन के साथ में। भारत जो है 15.6 अरब डॉलर का निर्यात किया था और 59 अरब डॉलर का आपके आयात किया था। यहाँ पर इसमें और भी जो इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि भारत जो अपना निर्यात को बढ़ा सकता है, तो कैसे बढ़ा सकता है? तो जो लॉजिस्टिक लागत है उसे कम करके भारत अपना निर्यात को बढ़ा सकता है। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2021-22 के वित्त वर्ष में जो है 400 अरब डॉलर का निर्यात करें। कितने? 400 अरब डॉलर का आपके निर्यात करें, भारत सरकार का लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यों में तेज़ी से आगे बढ़ रही है श्रम सुधार की प्रक्रिया, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं।
उसके बाद है कि लड़खड़ाई शिक्षा के हौसले बुलंद, तो इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कि पर्यटन होटल को खोलने से होगा सेवा क्षेत्र का विकास। ओमिक्रॉन के घटते असर के बीच जो है क्षेत्रों को खोलने का अवसर मिलेगा। कोरोना की जब तक लहर आती रहेगी यह समस्या बनी रहेगी। मतलब कि जो पर्यटन होटल को अगर खोला जाएगा तो जो सेवा क्षेत्र है उसमें विकास देखने के लिए मिलेगा। जनवरी में 1.38 लाख करोड़ के जीएसटी का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए पहले ही सरकार ने दिखाई गंभीरता। प्लास्टिक कचरे की रिसाइकलिंग पर भी सरकार जोर दे रही है। नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने पर तेज़ी से सरकार अमल कर रही है और सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक जो है नेट जीरो का लक्ष्य है उसे हासिल कर लिया जाए। उसके लिए सरकार जो है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, हरित मिशन आदि चला रही है। साथ ही सरकार के द्वारा जो है कोयले के दहन को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है और रोड पर जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि 6 लाख करोड़ की विनिवेश की संभावनाएं हैं और उसमें जो 6 लाख करोड़ है उसमें से बोला गया है कि जो 83% जो संभावनाएं हैं सिर्फ रोड, रेलवे, ऊर्जा, तेल व गैस पाइपलाइन और टेलीकॉम से आपके आ जाएगा सरकार को। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1950-51 में देश में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। 1964 से इसे आम बजट के एक दिन पहले पेश करने का चलन शुरू हुआ। कोई कानून नहीं है, चलन है। ठीक है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में जो है प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है, जिसे देश के वित्त मंत्री के द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र में किए जाने वाले खर्च का ब्यौरा दिया गया है रुपये लाख करोड़ में। तो यहाँ पर बताया गया कि कुल बजट का जो है 2020-21 में सामाजिक सेवा क्षेत्र में 65% आपके पैसा खर्च किया गया है। इसे आप लोग देख सकते हैं। और शिक्षा में कितना परसेंट पैसा खर्च किया गया है, तो 6.21% पैसा आपके शिक्षा में खर्च किया गया है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्राथमिकता में रहेगा सामाजिक क्षेत्र। केंद्र और राज्यों को मिलाकर खर्च किए गए 71.6 लाख करोड़ रुपये आपके खर्च किए गए। महंगाई रोकने को सरकार को सतर्क रहना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आशा का संचार करता है विकास का अनुमान। अब अधिक लोग चुन रहे हैं 1000 रुपये का पेंशन का विकल्प। समय के साथ बदला क्लेवर, यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे है उस समय के साथ आपके जो उसका कवर पेज है लगातार बदलता रहा है। 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य नहीं भूली सरकार। 111 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे 2024-25 तक मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उस पर। कोरोना संकट के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक निवेश नहीं कर पाई है सरकार। 24% खर्च किया जाएगा एनर्जी सेक्टर पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी आपके बढ़ी है। बाजारों में रौनक भी बढ़ा है। वैश्विक संकट में मोदी सरकार का बेहतर रहा आर्थिक प्रबंधन। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि महंगाई की स्थिति 9.1% के स्तर को छू गया था। 2008-9 के समय महंगाई का आंकड़ा 9.4% थी देश में। वर्ष 2012-13 में महंगाई दर 5.2% रही है। वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 9 महीने में महंगाई दर, मतलब कहने का मतलब है कि 2008-9 में जो है महंगाई दर 9.1% था और 2012-13 में महंगाई दर 9.4% था, जबकि 2021-22 के 9 महीने में महंगाई दर कितना है, तो 5.2% आपकी महंगाई दर है। 20.2% है जीडीपी के मुकाबले। कुल विदेशी कर्ज अनुपात चालू वित्त वर्ष की शुरुआती 3 महीने में। ठीक है। उसके बाद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश की दरकार है। इससे पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े निवेश की दरकार है। कितना निवेश की दरकार है, बोला जा रहा है कि 105 लाख करोड़ रुपये आपके निवेश की दरकार है सरकार को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है कि देश में कोविड-19 के मामले घटे, मौतें भी आपकी बढ़ी है। जो देश में कोविड-19 के मामले तो घटे हैं लेकिन मौत आपकी बढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब पांव पसारने लगा ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट स्टेल्थ
इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो ओमिक्रॉन है उसका एक नया वेरिएंट आ गया है जिसका नाम रखा गया है स्टेल्थ, उसका नाम रखा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि झूठ का पुलिंदा है पाक की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। पाकिस्तान के द्वारा जो है पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी किया जाता है और उसमें बोला जाता है कि अगले 100 वर्षों तक जो है भारत से युद्ध नहीं चाहता है पाकिस्तान। लेकिन आपको याद होगा कि 1990 के बाद से ही पाकिस्तान जो है अघोषित युद्ध कर रहा है जम्मू कश्मीर में भारत के साथ में, और बोलते हैं कि हम अगले 100 साल तक भारत के साथ युद्ध नहीं करेंगे। भैया आप तो लगातार 30 साल से युद्ध कर ही रहे हो, मतलब कि घोषित करके नहीं कर रहे हो लेकिन अघोषित तरीके से आप युद्ध कर रहे हो, लगातार आतंकवादी को भारत में भेज रहे हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि पूर्ववर्ती अफगान सरकार के 100 से अधिक लोगों की हत्या कर चुका है तालिबान। जब तालिबान सत्ता में आया था तो बोला था कि हम बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान के कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है, लगातार जो पूर्ववर्ती सरकार के लोग थे उनकी हत्या करवा रहा है तालिबान। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ये कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि यूएई ने हौती विद्रोही की एक और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि ये आपके यमन है और ये आपके ओमान है और यहाँ पर आपके सऊदी अरब अमीरात है। तो जो यमन है यहाँ पर क्या कौन रहते हैं, हौती विद्रोही रहते हैं। इनके द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया संयुक्त अरब अमीरात पर, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात ने इनके मिसाइल को मार गिराया इंटरसेप्टर मिसाइल के माध्यम से। उसके बाद हौती विद्रोहियों ने फिर से हमला किया, अभी ड्रोन से हमला किया दुबई पर, लेकिन जो ड्रोन से हमला किया गया उसे भी आपके शूट डाउन कर दिया जाता है यूएई के द्वारा। ठीक है, ये क्यों जो हौती विद्रोही हैं क्यों हमला कर रहे हैं सऊदी अरब अमीरात पर, तो इसका पीछे कारण है, आप लोग जानते हैं इजराइल। जो इजराइल एक यहूदियों का देश है जिसे मुस्लिम जो देश हैं ज़्यादातर इसे एक्सेप्ट देश के रूप में नहीं करते हैं। तो जो संयुक्त सऊदी अरब अमीरात और इजराइल के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हो गया है, तो इसी को देखते हुए जो है जो हौती विद्रोही हैं उसी का एक तरीके से विरोध में जो है सऊदी अरब अमीरात पर हमला कर रहे हैं, और इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जब तक आप संबंध कट नहीं कीजिएगा इजराइल से, जब तक आप पर हम हमला करते रहेंगे। हौती विद्रोही जो है किसके कहने पर काम करते हैं, तो बोला ये जाता है कि ईरान के कहने पर जो है हौती विद्रोही आपके काम करते हैं। और जो यूएई है, कल के जो पेपर था उसमें हम लोग देखे थे कि यूएई में अभी हाल ही में किसका दौरा, अभी वर्तमान में किसका दौरा चल रहा है, तो इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं हरजोग, उनका दौरा चल रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि यूक्रेन मामला, रूस पर प्रतिबंधों की बार की तैयारी है। यहाँ पर जो रूस है उन पर कड़ा प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है जो आपके नाटो हैं उनके द्वारा। ठीक है, और जो इसकी बोला जा रहा है कि जो प्रतिबंध का मसौदा है ब्रिटेन में तैयार भी हो रहा है। कनाडा ने सैनिक सुरक्षित स्थान पर भेजे कि जो भी कनाडा के आपके सैनिक यूक्रेन में थे, यूक्रेन के सेना को प्रशिक्षित करने के लिए जो कनाडा के सैनिक उसे बोला गया कि आप जो सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, क्योंकि हो सकता है यूक्रेन और रसिया के बीच में जो है युद्ध भी शुरू हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कनाडा में भीषण ठंड में ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन जारी। तो बस हमारे काम का नहीं, बस जान लीजिए कि क्या चल रहा है। उसके बाद एक साइड इधर क्या है, चीन करता है विदेशी पत्रकारों का उत्पीड़न। ये बात एकदम करेक्ट है। पाकिस्तान में भी मीडिया की आज़ादी पर बेड़ियाँ, पाकिस्तान में भी जो कोई मीडिया है स्वतंत्र तरीके से बोल नहीं सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट है कि ब्रेसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। ब्रेसन जो है क्रिकेट के खिलाड़ी थे, और किस देश के खिलाड़ी थे, तो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे और आपके ऑलराउंडर थे। इनके द्वारा जो है सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट है कि राफेल नडाल जो हैं कोर्ट जिसकी रणभूमि रैकेट हथियार और जज्बा है ढाल। तो जो राफेल नडाल हैं इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीता गया है एकल पुरुष का। और आपको याद रखना है कि ग्रैंड स्लैम जो आपके ऑस्ट्रेलियन हुआ है उसमें
एकल महिला का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो एशले बाल्टी के द्वारा जीता गया है। यहाँ पर दिया गया है बिग 3 के ग्रैंड स्लैम खिताब। तो सबसे अधिक जो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके द्वारा जीता गया है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। फ्रेंच ओपन सबसे अधिक बार किसके द्वारा जीता गया है? तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। विंबलडन सबसे अधिक किसके द्वारा जीता गया है? तो रोजर फेडरर के द्वारा जीता गया है। यूएस ओपन सबसे अधिक बार किसके द्वारा जीता गया है? तो रोजर फेडरर के द्वारा जीता गया है। इसे आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद है कि होल्डर ने 4 गेंदों में 4 विकेट लिया है। तो T20 में 4 गेंद पर 4 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन कौन है? तो सबसे पहले हैं राशिद खान, इनके द्वारा 2019 में लिया गया था आयरलैंड के खिलाफ। लसिंग मलिंगा 2019 में लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद है कर्टिस कैफर, ये 2021 में लेते हैं नीदरलैंड के खिलाफ में। जेसन होल्डर 2022 में लेते हैं इंग्लैंड के खिलाफ में। उसके बाद है कि सर्वश्रेष्ठ विश्व खेल एथलीट किसे चुना गया है 2021 के खेल के अनुसार? तो चुना गया है श्रीजेश को चुना गया है। और ये सेकेंड भारतीय हैं। पहले भारतीय कौन है? तो आपको याद रखना है पहले भारतीय हैं रानी रामपाल, जिन्हें 2019 के खेल के अनुसार चुना गया था। रानी रामपाल का भी संबंध आपके हॉकी से है, जबकि जो आपके श्रीजेश हैं ये आपके पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष से वापसी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ कल्पना चावला का यान। तो आज ही के दिन आपके दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 2003 में आज ही अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त कोलंबिया शटल यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। जनता के लिए खोला गया था राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, इसे भी देख लीजिए। 1977 में आज ही दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय को जनता के लिए खोला गया था। संग्रहालय जो है रेलवे के करीब 150 साल के इतिहास की झलक दिखाता है। यहाँ भारत के पहले रेल मॉडल से लेकर इंजन व कोच के कई पुराने आपके मॉडल रखे हुए हैं। ज़्यादा मांस खाने वाले से ऑटो इम्यून रोग का खतरा आपके बढ़ जाता है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि मंगल पर 2 से 2.5 अरब वर्ष पहले था पानी, ये किसके द्वारा खोजा गया है? तो नासा के द्वारा खोजा गया है कि मंगल पर जो है 2 से 2.5 अरब वर्ष पहले आपके पानी उपलब्ध था, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जितना भी आपके 1 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आज वीडियो लेट से इसलिए अपलोड हो रहा है क्योंकि जो दैनिक जागरण है उसने लोड ही किया 6:30 बजे। जो साइट पर पेपर को लोड किया गया 6:30 बजे, पहले लोड किया जाता था 4 बजे, लेकिन अब जैसे कि कल तो चेक नहीं किए थे, लेकिन आज लोड किया गया 6:30 बजे। कल देखिए कितना बजे लोड करता है। अगर देखिए 4 बजे लोड करेगा तो 7 बजे तक अपलोड हो जाएगा। अगर 6:30 बजे तक अपलोड करेगा तो लगभग 10 बज सकता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।